नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो आज का वीडियो मेरा पूरी तरह से उन लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग मोदी से बड़े त्रस्त हो गए हैं, जो लोग चाहते हैं भाई मोदी तो बड़े डिक्टेटर हैं, मोदी तो बड़े अलोकतांत्रिक हैं, मोदी जो है वो बड़ा काम करवाते हैं, अब उन्हें आराम नहीं करने दिया जाता है, उनके वर्कर्स बढ़ा दिए गए हैं, समय पर आना समय पर जाने के लिए लगा दिया गया है, समाज में बेरोजगारी बढ़ गई है, समाज में महंगाई बढ़ गई है, गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, फलाना ढिमकाना, तू मैं ये वो जो कुछ भी वो सोचते हैं कि मोदी को वोट नहीं देंगे। मैं सिर्फ उन्हें एक राय दूंगी कि वो मेरा थोड़ा सा ये वीडियो देखें, उसके बाद खुद गूगल पर जाएं और सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा 2011 ये बिल पढ़ लें। उसके बाद मुझे उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर वो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी। अब आइए इस बिल के बारे में ज़रा सा थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि एक्चुअली बिल है क्या। सबसे पहले तो बिल 2005 में मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में लाने की कोशिश करी गई। मनमोहन तो कैसे थे, क्या थे, दुनिया जानती, उनके मुँह में ज़बान नहीं थी, बुद्धि होते हुए बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ था। मैडम जो कहती थी वो हाथ जोड़कर मान लेते थे। उनको तो ये नहीं देखना था, उनको कुछ बोलना ही नहीं था, उनको किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करना था। मैडम उनसे कहती कि भाई आप आंखें मूंद करके कुएं में कूद जाए तो शायद वो कुएं में भी कूद जाते। खैर छोड़िए वो उनकी बात, हम इस अपने मुद्दे पर कंसंट्रेट करते हैं। इस बिल का जो मेन कॉन्सेप्ट तैयार किया था वो सोनिया गांधी ने और अहमद पटेल ने। सोनिया गांधी के बारे में हम क्या कहें, ऐसी नाशुक्री, इतनी कृतज्ञ स्त्री शायद ही आपको कहीं संसार में मिले। जिस देश ने उसे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, अपनी बहू बनाई, ऐसे नीचे स्टैंडर्ड से एक वेट्रेस को उठाकर के एक देश की महारानी के पद पर बिठा दिया। उस देश के हिंदुओं से इतनी नफरत करती है, इतना उसके दिल में इतना मैल है, इतनी पता नहीं किस बात की कुंठा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि उसे हिंदुओं से किस बात की कुंठा है। लेकिन उसने हमेशा अपने कार्यकाल में यही कोशिश करी कि वो किसी तरह हिंदुओं को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक बना दे, और या तो फिर इतना मजबूर कर दे कि हिंदू बचे ही ना, या तो वो ईसाई बन जाए या तो वो इस्लाम स्वीकार कर ले। और जब उसकी चाल में सफल नहीं हो पाई तो उसने ये विधेयक ला करके कानून बनाने की कोशिश करी कि कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे हिंदू इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि वो अपना धर्म बदल ले। तो इस बिल को उसने तैयार किया किसके साथ मिलके? अहमद पटेल के साथ मिलके। इसने एक सलाहकार परिषद बनाया था। उस सलाहकार परिषद में मालूम इसने किन को रखा है? रुके मैं उनको आपके नाम बताती हूँ। गोपाल सुब्रमण्यम, मजा दारूवाला, नजमी वजीरी, PI जोसे, प्रसाद सिरीवेल्ला, तीस्ता सिलवाड़ा, उषा रामानाथन, वृंदा ग्रोवर, फरहान नकवी, हर्षमंदर। ये लोग उसके सलाहकार थे जो उसे राय देते थे, और उसके हिसाब से पूरा ये बिल जो क्या कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर जो बिल बना था वो था। अब आप देखिए उस बिल में मेन वैसे तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसमें हिंदुओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके जो बहुत ही ज़्यादा मेन मुद्दे थे मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला जो उसमें सबसे मेन मुद्दा ये था कि उन्होंने ये पूरा बिल ही एक समूह को आधार पर रख करके किया गया था। भाई समूह के संग अगर ऐसा हो तो हमें इसके खिलाफ ये एक्शन लेना है, और उस समूह में बहुसंख्यक समाज आता ही नहीं था। जिस समूह के फेवर में ये बिल बनाया गया था, भाई एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि पीड़ित कौन है और अपराधी कौन है। केवल दो वर्ग होते हैं, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ण नहीं होता है, कोई लिंग नहीं होता है, केवल होता है एक वो जिसने क्राइम किया, एक वो जिसने उस क्राइम को झेला, यानी पीड़ित और अपराधी। लेकिन इसने क्या बनाया, इसने एक समूह के नाम से इस बिल को परिभाषित करने की कोशिश करी। उस समूह में हिंदू यानी बहुसंख्यक समाज रखा ही नहीं गया था। इसका यह मानना था कि अगर देश में कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है तो हिंदू ही जिम्मेदार है, हिंदू ही हिंसक है, हिंदू ही बवाल कर रहा है, इसलिए किसी के संग कोई भी लड़ाई होगी पनिशमेंट हिंदू को मिलेगा। उसमें यह था कि अगर कोई भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में कोई लड़ाई होती है तो बहुसंख्यक के ऊपर ही सारा इल्जाम दिया जाएगा, अल्पसंख्यक को इसे अलग कर दिया जाएगा। अगर कोई अल्पसंख्यक किसी बहुसंख्यक के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो अल्पसंख्यक का नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसे जो है छुपा करके रखा जाएगा। अगर कोई मुस्लिम या कोई अल्पसंख्यक किसी बहुसंख्यक की कोई मकान या दुकान खरीदना चाहता है और वो बहुसंख्यक उसे मकान या दुकान नहीं बेचना चाहता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला के संग कोई हिंदू दुर्व्यवहार करता है तो वो अपराध होगा। लेकिन अगर किसी हिंदू महिला के साथ कोई मुस्लिम अपराध होता है, मुस्लिम अपराधी अपराध करता है या उसका बलात्कार करता है, उसका दुर्व्यवहार करता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इस घटिया औरत से कोई ये पूछे कि क्या ये लोकतंत्र की बहुत सम्मान दे रही थी जो इसका बेटा चिल्लाता है जाके विदेशों में कि लोकतंत्र खतरे में है। इस बेवकूफ़ ने अपनी माँ का बनाया हुआ ये बिल नहीं पढ़ा था। इस औरत को तो मैं क्या कहूँ, ये तो औरत के नाम पर कलंक है। ये तो इसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इवन जब ये पहले ये बिल लेकर के आई थी तो इसने उसमें SC और ST को भी नहीं रखा था। अल्पसंख्यकों में इसने SC ST को नहीं रखा था, SC ST को इसने हिंदुओं के साथ रखा था। यानी कि SC ST के संग अगर किसी अल्पसंख्यक का कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झड़प होती है, कोई लड़ाई होती है तो उसमें दोषी SC ST माने जाएंगे, और तब जो दलित एक्ट है वो भी काम नहीं करेगा, वो भी प्रभावी नहीं रहेगा, ये बिल काम करेगा।
उसके बाद जब 2011 में जब मसौदा तैयार करके लाई तो इसने उसमें SC/ST को भी शामिल कर लिया अल्पसंख्यकों में। लेकिन तब इस पे एक कंडीशन ये लगा दी कि अगर किसी मुस्लिम के संग SC/ST का कोई प्रॉब्लम होती है तो SC/ST दोषी माना जाएगा, मुस्लिम दोषी नहीं माने जाएंगे। भाई वो शांति का धर्म है, वो शांति फैलाते हैं, वो और कुछ नहीं करते, इसका ये मानना था। अब आप ये देखिए कि इस औरत ने क्या सोच करके इतनी गलत चीज़ें उस विधेयक में लिखवाई और इसके चाटुकारों ने, इसके बूट लिकर्स ने वो सारी चीज़ें लिखी और हिम्मत देखिए कि उसे पार्लियामेंट में लेकर के आई, उसे पास करवाने की। ये मतलब किस पर चल रही है? क्या ये केवल इसके दिमाग की उपज नहीं, ये इसके केवल दिमाग की उपज नहीं है, इसे कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए पैसा मिल रहा होगा। ऐसे ही कोई एशिया की सबसे अमीर औरत थोड़ी बन जाता है भाई, बहुत उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, देश को बेचना पड़ता है। ऐसे कोई एशिया की जो है वो द बेस्ट रिचेस्ट वुमेन नहीं बन जाती है। तो ये हम केवल कांग्रेस को जो लोग बड़े सपोर्ट में आजकल नज़र आने लगे हैं, मैं उनको केवल ये बताना चाह रही हूँ कि भाई ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आप खुद जाइए गूगल पर सर्च करिए और अगर अपने आप को इसे कांग्रेस को वोट देने के जो आपका ख्याल है, अगर वो सोच करके आप अपने आप को खुद दो तमाचे ना मार लें तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं लिख के देती हूँ, अगर ये बिल आपने पूरा पढ़ लिया कि ये क्या मसौदा था इसका, ये इसका क्या ड्राफ्टिंग थी, अगर आपने पढ़ लिया तो आप खुद इस औरत से इतनी नफरत करेंगे और कांग्रेस पार्टी से इतनी नफरत करेंगे कि आप इसको ज़िंदगी में कभी वोट नहीं देंगे। बस इसी उसके साथ मैं आज का अपना ये एपिसोड समाप्त करती हूँ। चलिए मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।